हेलो एंड वेलकम बैक। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो 7। आज हम पढ़ रहे हैं 1.7 एसिडिटी कांस्टेंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जैसा कि हमारे को पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी वाटर के सॉल्यूशन में जाता है तो वो कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन के साथ इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। इसी हाइड्रोजन को जब ये यहाँ से रिलीज करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है, इसी की वजह से इसकी एसिडिटी काउज होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो यहाँ पे रिएक्टेंट आपके ये रहे और ओवर प्रोडक्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे ये जो वाटर है ये एक्सेस क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। इसकी वजह से हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, जिसके चलते हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। और के यहाँ पे ये जो सी है ये कंसंट्रेशन को बताता है, और इसी कंसंट्रेशन को बताकर हम एसिडिटी भी डिनोट करवा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ए लिखते हैं, जिसको हम एसिडिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब ए से एसिडिटी कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो के ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोनियम आयन के। अब यहाँ पे ढंग से समझना, देखो ये जो है पेरेंट एसिड है और ये कार्बोक्सिलेट आयन है। इन दोनों के बीच में ये एक चीज आती है जो कि डिनोट करवाती है कि कितने H पॉजिटिव आयन्स रिलीज हुए हैं। इन दोनों के बीच में फर्क कितना है? सिर्फ एक H एटम का ही है। तो जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयंस होंगे और उतनी ही ज्यादा एसिडिटी होगी। तो जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे और उतनी ही ज्यादा एसिडिटी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्योंकि आपको पता है कोई भी एसिड जितने ज्यादा H पॉजिटिव देगा, जाहिर सी बात है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सिंस Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोनियम आयन, तो ये जब इसकी डायरेक्ट वैल्यू दिखाता है तो इसकी हाइयर जब वैल्यू होगी तो Ka की भी हाइयर वैल्यू होगी, और जब Ka की हाइयर वैल्यू होगी तो उससे हमें पता लगेगा कि एसिडिटी कितनी है। तो तभी बोला कि मोर हाइड्रोनियम आयन जो है मोर दी एसिडिटी होती है। तो ये रहा के ए वाला कॉन्सेप्ट। अब के ए को आजकल के तौर पे पी के ए वैल्यू से भी डिनोट किया जाता है, जो कि क्या होती है? माइनस लॉग होती है के ए की वैल्यू की। तो जो पी के है वो सिंपली माइनस लॉग होता है के ए की। तो जब के ए अगर आपको पता है उसका माइनस लॉग करोगे तो आपके पास पी के ए वैल्यू आ जाएगी। पी के वैल्यू क्या होती है? शॉर्टर होती है और एकदम आसानी से हम बता सकते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होता है कि जो पी के ए वैल्यू होती है जितनी स्मॉलर होगी उतनी ग्रेट एसिडिटी होगी। हमने ऊपर क्या देखा? के ए की वैल्यू जितनी हाई होगी उतनी ज़्यादा एसिडिटी शो करेगा। वही बात यहाँ पे है, लेकिन पी के ए की केस में वो वैल्यू जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतनी हाइयर एसिडिटी होगी। और के ए की केस में क्या होगा? while Ka value should be higher to show the same। Ka की वैल्यू को कितना हाइयर होना पड़ेगा अगर उसको हाई एसिडिटी शो करनी है। तो एसिडिटी कांस्टेंट का यही मतलब है कि वाटर के अंदर जाकर ये अपने आयोनिक फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसके चलते यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे को Kc में कंसंट्रेशन जब दिखाता है तो हमें पता लगता है कि जो हाइड्रोनियम आयन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है हमारा एसिड है, जिसके चलते जो Ka की वैल्यू है हम उसको एसिडिटी कांस्टेंट बोल देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हाइड्रोनियम आयन की वैल्यूज को दिखाता है। और Ka की वैल्यू हाइयर होगी तो एसिडिटी हाइयर होगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, Ka जो है मिनरल एसिड्स का, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, उनकी जो है 10⁻7 और 10⁻9 के बीच में होती है। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की देखें तो 10⁻4 और 10⁻5 जो कि है वीकर एसिड। तो के ए वैल्यू यहाँ पे हाइयर आई, जिसके चलते ये हाइयर एसिड्स थे, लेकिन यहाँ पे कम आई तो जिसके चलते ये वीकर एसिड्स है। तो बाद में हमने देखा कि जो पी के ए वैल्यू है वो माइनस लॉग होती है के ए वैल्यू की। के ए वैल्यू आपने यहाँ पे देखी बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है, पी के ए वैल्यू एकदम शॉर्टर वैल्यू होती है, जिसके चलते
ज़्यादातर इसको ही यूज़ किया जाता है। तो pKa की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी, यानी कि Ka की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। अब बात करते हैं 1.8 की इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है RCOOH कुछ इस तरीके से लगता है। यहाँ पे R की जगह या पीछे जो लंबी रिंग है उसमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे लगती है, उनका इन्फ्लुएंस कैसा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी के ऊपर, वही हम पढ़ेंगे। जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है शुड बी स्टेबलाइज फॉर हायर एसिडिटी। आपको पता है जब इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है तो हमारे को कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है और हाइड्रोनियम आयन मिलता है। तो जब इसकी हायर स्टेबिलिटी होगी तो इक्विलिब्रियम जो हमने फॉर्म किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जब इसकी स्टेबिलिटी हाई होगी तो ये इसी पोजीशन के अंदर रहेगा, जिसके चलते हाइड्रोनियम आयन हमारे को वैल्यूज में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या है एक H बाहर है। तो जितनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा हमारे को एसिडिटी मिलेगी। इसको अगर आप फिर से समझना चाहो तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब कार्बोक्सिलेट आयन बनता है तो अपना एक H यहाँ पे डोनेट कर देगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन जब तक आयनिक फॉर्म में ही रहेगा तो H बाहर ही रहेगा, जिसके चलते एसिडिटी बढ़ते रहेगी। लेकिन अगर ये अनस्टेबल होगा तो तुरंत इक्विलिब्रियम में ये अपना H को पकड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जिसके चलते हमने यहाँ पे लिखा कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है शुड बी स्टेबलाइज फॉर हायर एसिडिटी। तो हायर एसिडिटी के लिए हमने यहाँ पे दो केस ले लिए हैं, जिनमें जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसके अंदर आपको पता है रेजोनेंस अगर हमने पढ़ी होगी आपको याद होगा तो डबल बॉन्ड कभी यहाँ रहता है, डबल बॉन्ड कभी यहाँ पे रहता है। उसी को दिखाने के लिए यहाँ पे डॉटी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और चार्ज भी कभी इधर था और कभी इधर, तो इनके बीच में इसको दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे दोनों में सेम ग्रुप लगे हुए हैं CH2 लेकिन यहाँ पे एक G ग्रुप है जो कि है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट। विड्रॉइंग यानी कि अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर आपको फर्स्ट ईयर में प्लस आई और माइनस आई के इफेक्ट अगर याद होंगे, जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको ये अपनी तरफ खींचेगा, जिसके चलते क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डिस्पर्स होगा। जब डिस्पर्स होगा तो डिस्पर्स का हमने यही समझा हुआ है कि जब भी चार्ज डिस्पर्स होता है हमारे को स्टेबिलिटी मिलती है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट में देखें तो ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी कि यहाँ का ये जो नेगेटिव चार्ज है ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो अनस्टेबल होगा, यानी कि साफ मतलब है जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा तब एसिडिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, क्योंकि जो विड्रॉइंग इफेक्ट ये शो करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के कुछ ये ग्रुप्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो ये रहा कि कैसे एक सब्स्टिट्यूएंट एसिडिटी को अल्टर कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में या कार्बोक्सिलेट आयन में। लास्ट में इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बच जाते हैं एलिफेटिक एसिड्स के, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, है ना। तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज इक्वल टू ग्रेटर एसिडिटी। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ जो खींचेगा नेगेटिव चार्ज को वो उसको करेगा डिस्पर्स, यानी कि होगी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होगी तो ग्रेटर एसिडिटी। फिर है लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इज इक्वल टू ग्रेटर स्टेबिलिटी। जाहिर सी बात है जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी कर रहा है, एसिडिटी दे रहा है, तो ज्यादा होंगे तो ज्यादा एसिडिटी होगी। मोर द डिस्टेंस लेसर इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमने ऊपर पढ़ा,
अगर यहाँ पे एक और CH2 बीच में प्रेजेंट होता तो जो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो और ज़्यादा वीकर हो जाना था। अगर यहाँ पे एक और हो जाता तो शायद ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ना भी दिखा पाता, या दिखाता तो बिल्कुल माइनर सा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट का कार्बोक्सिलेट आयन से, वैसे वैसे उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहेगा। तो जितना ज़्यादा दूर पहुंचेगा उतनी कम स्टेबिलिटी कर पाएगा। लास्ट में एक कंपैरिजन है कि यहाँ पे जब R ग्रुप होता है एसिटिक एसिड में तो उसकी जो pKa वैल्यू है 4.75 है और फॉर्मिक एसिड की 3.75 pKa है। तो मैंने क्या बोला था, pKa वैल्यू जितनी छोटी होगी, जैसे यहाँ पे इस केस में ये छोटी है तो ये ज़्यादा एसिडिक है इससे, क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमने R ग्रुप ऊपर बात करी थी, लेस एसिडिक ड्यू टू R ग्रुप। R ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट दिखाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट जब हमने लगाया था, मान के चलिए यहाँ पे R ग्रुप ही लगा लेते हैं, तो R ग्रुप भी क्या करेगा, यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, जिसके चलते ये अनस्टेबल हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यू आर वॉचिंग रजत शर्मा, प्लीज चेक आउट द प्लेलिस्ट। बाय बाय।